हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉमेट। आई एम मुस्कान मंध्यान, यू लीगल गाइड। सो गाइज, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो है सार्क, राइट। और भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। लॉमेट यो लीगल गाइड मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया प्लीज उसे ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि मैं काफी इंपॉर्टेंट नोट्स में वहां पर आपको प्रोवाइड करती हूँ अपने वीडियोस के, और भी जरूरी इंफॉर्मेशन आपको वहां अवेलेबल मिल जाएगी। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड लेट्स स्टार्ट। ये सार्क का लोगो है, राइट। सार्क का लोगो कुछ ऐसा ऐसा दिखता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये एस्टैब्लिश हुआ था, सार्क एस्टैब्लिश हुआ था सार्क चार्टर के थ्रू, राइट। सारी कंट्रीज जो सार्क में है उन्होंने सार्क चार्टर को साइन किया था इन ढाका ऑन 8 दिसंबर 1985। अच्छा हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गई, जो भी इससे रीसेंट चीजें रिलेटेड अगर मुझे कुछ लगेंगी इंपॉर्टेंट वो मैं कमेंट में पिन कर दूंगी, ठीक है। तो इसे सार्क चार्टर के थ्रू स्टैब्लिश किया गया था ढाका में 8 दिसंबर 1985 को। किसने किसने चार्टर को फॉर्मली अडॉप्ट किया, ठीक है। वो कंट्रीज हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, राइट। इन्होंने अडॉप्ट किया फॉर्मली चार्टर को, राइट। अफगानिस्तान एक तरीके से 8th मेंबर था सार्क का, राइट। ये चीज आपको याद रखना जरूरी है। सार्क के हेडक्वार्टर्स काठमांडू नेपाल में है। इसके 14th सेक्रेटरी जनरल है एसाला रुवान वीराकून। इतनी मेहनत कर रही हूँ गाइज आपके लिए, प्लीज शेयर तो एक बनता है, और अगर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस जरूर करके जाइएगा। 8 दिसंबर को सार्क चार्टर डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। क्यों? बिकॉज सार्क चार्टर इसी दिन 8 दिसंबर को ही अडॉप्ट किया गया था। यहां पर लिखा है दिस ईयर मार्क्स द 37th एनिवर्सरी ऑफ द रीजनल ग्रुप, ठीक है। इसका मतलब है दिस ईयर का यहाँ मतलब है 2021, राइट। तो 2021 मार्क्ड द 37th एनिवर्सरी ऑफ द रीजनल ग्रुप, ठीक है। तो 2021 साल जो था वो सार्क के लिए 37th एनिवर्सरी था, राइट। 2021 में सार्क की 37th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी। ये स्लाइड्स एक्चुअली मैंने 2021 में बनाई थी, राइट, बट मैंने वीडियो थोड़ा डिले कर दिया था कुछ सोच के, इसलिए यहाँ पे लिखा है दिस ईयर। 2021 में ऑफिशियल सार्क समिट होने वाला था सितंबर में, ठीक है, और ये होने वाला था न्यूयॉर्क में, ठीक है। बट ये क्या कहते हैं, ऑफिशियली कैंसिल कर दिया गया नेपाल के द्वारा, जो कि होस्ट था, इसके द्वारा कैंसिल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जो मेंबर स्टेट्स थे वो अफगानिस्तान के पार्टिसिपेशन से खुश नहीं थे, ठीक है। वो चाहते थे अफगानिस्तान पार्टिसिपेट ना करे इस समिट में बिकॉज ऑफ तालिबान। एंड इवन तालिबान तो अपना एक ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव सेंड करने वाला था समिट में, राइट। लेकिन तालिबान जो है वो ऑफिशियल गवर्नमेंट तो नहीं है अफगानिस्तान की, राइट। इसी वजह से जो मेंबर्स थे उन्होंने कहा कि नहीं, अफगानिस्तान पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है समिट में, बिकॉज तालिबान जो है वो ऑफिशियल गवर्नमेंट थोड़ी अफगानिस्तान की जो वो पार्टिसिपेट करेगा समिट में। मैं फिर आपको बता रही हूँ जो भी रिसेंट चेंजेस हैं मैं उसको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, इसीलिए प्लीज कोई भी कमेंट सेक्शन हो, कुछ भी कमेंट्स में लिखा हो एक बार जरूर चेक करिएगा। 18th और लास्ट सार्क समिट हुआ था 2014 में, और 19th समिट जो था वो पाकिस्तान होस्ट करने वाला था 2016 में। लेकिन उरी अटैक की वजह से पीएम मोदी रिफ्यूज कर गए, ठीक है, वो पीछे हट गए और उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया इस समिट में। एंड मोदी जी हटे तो उसके बाद बाकी जो मेंबर्स थे सार्क के वो भी पीछे हट गए ड्यू टू सिक्योरिटी इश्यूज। मिशन क्या है सार्क का वो देखते हैं। रिस्पेक्ट फॉर द प्रिंसिपल्स ऑफ सॉवरेन इक्वालिटी, ठीक है। सॉवरेन इक्वालिटी के प्रिंसिपल की रिस्पेक्ट करना, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट करना, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की रिस्पेक्ट करना, नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ अदर स्टेट्स एंड म्यूचुअल बेनिफिट, ठीक है। इन सारी चीज़ों की तो रिस्पेक्ट करता ही है, लेकिन स्टेट की किसी स्टेट के जो इंटरनल अफेयर्स रहते हैं उसमें सार्क कहता है हमें इंडल्ज नहीं होना चाहिए बिकॉज वो किसी स्टेट के इंटरनल मैटर्स है, राइट। किसी स्टेट की सॉवरेंटी की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और उसके इंटरनल अफेयर्स में हमें नहीं बोलना चाहिए, और एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट देना चाहिए। कभी इस कंट्री को हमारी ज़रूरत है तो हमें उस कंट्री को अपनी हेल्प करनी चाहिए अगर वो भी सार्क की मेंबर है तो। साउथ एशिया के लोगों का वेलफेयर प्रमोट करना, राइट, और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस करना।
साउथ एशिया के रीजन में इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना, सोशल प्रोग्रेस को बढ़ावा देना, कल्चरल डेवलपमेंट करना रीजन में, राइट। सभी इंडिविजुअल्स को डिग्निटी से रहने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना एंड उनकी फुल पोटेंशियल्स उन्हें रियलाइज करवाना। बाकी कंट्रीज के साथ अपनी कोऑपरेशन को स्ट्रेंथ देना, राइट। बाकी कंट्रीज के साथ कोऑपरेट करके काम करना और ऐसे ही ऑब्जेक्टिव्स और एम्स के साथ जो बाकी इंटरनेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस फंक्शन कर रही हैं उनके साथ भी कोऑपरेट करना। स्ट्रक्चर देखते हैं सार्क का क्या है। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, लॉ पीप्स मेरी इंस्टा आईडी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां पर आके मुझसे पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम डाल सकते हैं। सार्क समिट साल में एक बार होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होते हैं सार्क में? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द मेंबर स्टेट्स। जो भी मेंबर स्टेट्स हैं सार्क में उसके फॉरेन मिनिस्टर्स को हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। और ये लोग साल में 2 बार मिलते हैं फॉर पॉलिसी फॉर्मेशन, राइट। ये लोग पॉलिसी मिलकर बनाते हैं, तो ये साल में 2 बार मिलते हैं और बाकी काम भी करते हैं। स्टैंडिंग कमेटी में कौन लोग रहते हैं? स्टैंडिंग कमेटी में फॉरेन सेक्रेटरीज रहते हैं ऑफ द मेंबर स्टेट्स, ठीक है। मेंबर स्टेट्स के फॉरेन सेक्रेटरीज रहते हैं स्टैंडिंग कमेटी में। फॉरेन सेक्रेटरीज का काम रहता है, ये लोग रिसोर्सेज को देखते हैं, ठीक है, कि मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को हैंडल करते हैं और कौन कौन से नए एरियाज हैं जहाँ पे हम कोऑपरेट कर सकते हैं बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ या कंट्रीज के साथ, वो लोग भी यही लोग देखते हैं। तो स्टैंडिंग कमेटी जो है वो एक्शन कमिटीज को सेटअप करती है, ठीक है। एक्शन कमिटीज में मेंबर स्टेट्स रहते हैं जो कि प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। कितने मेंबर स्टेट्स रहते हैं? 2 से ज़्यादा मेंबर स्टेट्स तो रहते हैं लेकिन सारे मेंबर स्टेट्स नहीं रहते हैं। ध्यान से सुनो, 2 से ज़्यादा रहते हैं लेकिन सारे नहीं रहते। टेक्निकल कमिटीज़ में कौन लोग रहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं मेंबर स्टेट्स के, जो कि एक तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और मॉनिटर करते हैं प्रोग्राम्स को और कोऑपरेशन को देखते हैं। जो भी उनका एरिया रहता है ऑपरेट करने का, ठीक है, जो भी वो चीज़ हैंडल कर रहे हैं, जो भी वो प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं उसे वो मॉनिटर करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं एंड कोऑपरेशन के एरियाज में नज़र रखते हैं। प्रोग्रामिंग कमेटी में, जैसा कि नाम है प्रोग्रामिंग कमेटी, वहाँ पे पूरी एक्टिविटीज़ का एक तरीके से आपको कैलेंडर मिल जाएगा, कौन सी एक्टिविटी कब होने वाली है। जैसे कि आपको नॉलेज मिल जाएगी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर्स से, ठीक है, ऑफ द सेक्रेटेरिएट, रीजनल सेंटर्स से, टेक्निकल कमिटीज़ की, ठीक है। यही सब आपको चीज़ें देखने को मिलेगी प्रोग्रामिंग कमेटी में। ऑब्वियस है प्रोग्रामिंग कमेटी जो है वो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग से पहले ही बैठती है। स्ट्रक्चर मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है लेकिन आपको इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको ठीक ठीक चीज़ें बता दी हैं। अगर ये भी आपको ज़्यादा लग रहा है आप बिल्कुल कट शॉर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बहुत ही सिंपल रखना है चीज़ों को, कॉम्प्लेक्स कहीं भी नहीं करना। सो फाइनली लेट्स कंक्लूड दिस टॉपिक। सार्क जैसी ऑर्गेनाइजेशन ही रीजन में एक तरीके से म्यूचुअल ट्रस्ट क्रिएट करने का काम करती हैं। इन्हीं की वजह से एक तरीके से बाकी मेंबर कंट्रीज में ट्रस्ट बनता है और एक पीस का माहौल बनता है। एंड इंडिया को तो एक तरीके से ये प्लेटफॉर्म मिल गया है जहाँ पे वो अपनी लीडरशिप शो कर सकता है साउथ एशिया रीजन में बाय टेकिंग अप एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी जो अफगानिस्तान को बॉयकॉट किया गया, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई सार्क मेंबर्स की। आप भी कमेंट में शेयर करो आपको क्या अच्छा लगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।